हेलो एवरीवन। चलिए आज की जो हमारी पंजाब मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पंजाब के क्वेश्चंस देखेंगे कि पंजाब के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर्स हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीर मोती बाग सेंचुरी आपके पास इनमें से कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर बहुत आसान है, दैट्स इन पटियाला। ठीक है, पटियाला में है आपके पास बीर मोती बाग सेंचुरी। The Holocaust of June 1746, in which thousands of Sikhs were killed in the war against लखपत राय, that is the दीवान of लाहौर, is called as। ठीक है, 1746 के अंदर जो हॉलोकॉस्ट, यहाँ पे बहुत सारे सिखों का एक साथ मास मर्डर किया गया था। ठीक है, एक वॉर के अंदर लखपत राय जी द्वारा, दैट इज इन दीवान ऑफ लाहौर जो थे, उससे क्या कहा गया था? दैट इज छोटा गुल्लागड़ा। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स टू वियर अ टर्बन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर टर्बन पहनने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपके पास क्या है? इंद्रजीत सिंह जी थे। ठीक है, नेक्स्ट नेम द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली आपके पास, दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज सज्जन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डांस फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो पंजाब के अंदर नहीं आता है आपके पास? दैट इज चोपे। ठीक है, द कॉइन्स इशू बाय महाराजा रंजीत सिंह वर कॉल्ड एज। ठीक है, बड़े फेमस है, नानक शाही के नाम से बड़ा फेमस था। ठीक है, जो कॉइन्स आपके निकाले गए थे, आज भी कई लोगों के पास एज अ मोमेमोरेट ये पड़े हुए हैं नानक शाही सिक्के। द फेमस सिटी ऑफ लाहौर इज ऑन द विच रिवर। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर आपके लाहौर बसा हुआ है? तो बड़ा फेमस है, रावी नदी के किनारे पर आपका लाहौर शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेम द समर पैलेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह सिचुएटेड एट अमृतसर। तो इसको नाम क्या दिया गया था? राम बाग। जो समर रिलेटेड जब गर्मियों में आप समय व्यतीत करते हैं, ठीक है, राम बाग इसे नाम दिया गया। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति आपके पास वहां पर रहते हैं। तो सबसे कम आपके पास कहां पर है? मुक्तसर के अंदर है। ठीक है, नेम द प्लेस इन विच पंजाब नेम द प्लेस इन पंजाब वेयर द रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड। जहां पे आपके रेल के डब्बे बनते हैं, दैट फेमस प्लेस इज कपूरथला। ठीक है, एसी के डब्बों के लिए भी बड़ा फेमस है, मालगाड़ी के डब्बों के लिए भी बड़ा फेमस है आपका कपूरथला। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री के नाम से ही फेमस है ये आपकी जगह। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड सेंचुरी इज नॉट सिचुएटेड इन पंजाब। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी वेटलैंड सेंचुरी जो पंजाब में नहीं है? दैट इज गोबिंद सागर, दैट्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नॉट इन पंजाब। इन विच ईयर पेप्सू वाज मर्ज्ड इन पंजाब। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जब आपके पंजाब में मर्ज किया गया तो दैट वाज इन ईयर 1956। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज नोन एज पंजाब बियर्डेड मदर टेरेसा। ठीक है, बियर्डेड मदर टेरेसा का नाम किसे दिया गया था? भगत पूरन सिंह जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी वेटलैंड्स ऑफ पंजाब हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन 2019। 2019 के अंदर जब रामसर साइट्स की लिस्ट निकली, रामसर ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो उसकी एक वेटलैंड लिस्ट निकलती है, तो उसमें पंजाब के कितने एरियाज काउंट किए गए थे? 3 जगहों को काउंट किया गया था। हमने पहले ऑप्शन देखे, उसमें आंसर था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज लोकेटेड एट। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके पास पंजाब की कहां पर है? बठिंडा के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासित जो आपकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैथ का कॉलम आपके पास दिया गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिटीज और उसके कंस्ट्रक्टर कौन है। कि अनंतपुर को किसने बसाया, गोविंदवाला को किसने आपके बसाया है, कीरतपुर को किसने बसाया और खडूर साहब को किसने आपको अपनाया है। ठीक है, तो अनंतपुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गुरु तेग बहादुर जी, गोविंदवाला वाज बाय गुरु अमरदास जी एंड कीरतपुर बाय योर गुरु हरगोबिंद सिंह जी एंड देन खडूर साहब बाय द गुरु अंगद देव जी। ठीक है, नेक्स्ट जफरनामा वाज रिटन बाय गुरु गोबिंद सिंह वाइल एट। किस जगह पर उन्होंने आपका जफरनामा लिखा है? दैट इज इन द दीना। ठीक है, बड़ा फेमस है आपका जफरनामा। ऑन विच पर्सनैलिटी डिड नवाब कपूर सिंह कन्फर द टाइटल ऑफ सुल्तान ए कौम। ठीक है, सुल्तान ए कौम किसको कहा गया था? आपके जस्सा सिंह आलूवालिया जी को कहा गया था। ठीक है, सारी मिसलों को इकट्ठा करके सरबत खालसा का निर्माण करने में बहुत जबरदस्त इनका रोल था जस्सा सिंह आलूवालिया जी का। पंजाबी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज। देखो भारत में बहुत सारी लैंग्वेज किसी और लैंग्वेजेस से रिकंस्ट्रक्ट हुई हुई है। तो सुरसेनी प्राकृत भाषा जो आपके पास है, इस भाषा से काफी सारी भाषाएं आगे और निकली है क्लास। आपकी गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तो ऐसे ही आपकी पंजाबी भी इसी भाषा का ही एक प्ररूप आगे। पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम एट विच पैलेस। ठीक है, तो स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपके पास कहां पर है? पटियाला के अंदर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द पंजाब सेक्शन। बाकी सेक्शंस के लिए आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ज्ञानम। आपके जो टेस्ट चल रहे हैं पंजाबी मॉक टेस्ट, उसके अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट जो सीरीज है उसके क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उसके आसपास के क्या क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए
पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन डैश टू एंश्योर द रेपुटेशन ऑफ एवरी स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम यूक्रेन। बेसिकली यूक्रेन से भारत के लोगों को निकालने के लिए, जो हमारे भारत के लोग वहां फंस गए थे वॉर टाइम के अंदर, फेब मार्च के अंदर, तो किस मिशन के तहत इनको बाहर निकाला गया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, गंगा इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट, विद द व्यू टू इंक्रीज कंप्लायंस एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन, the Central Board of Indirect Taxes and Custom has lowered the threshold for mandatory issuance of invoice under GST from dash crore from the earlier prescribed limit of 50 crores। वो कह रहा है कि पहले लिमिट आपकी इनवॉइस जीएसटी की थी, आपके पास 50 करोड़ थी थ्रेशोल्ड जो लिमिट लगाई गई थी, अभी वो लिमिट रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है? आंसर है 20 करोड़ पे इसको रिड्यूस किया गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्लास। Next, according to the information provided by the Ministry of New and Renewable Energies, which state achieved the number 1 position in overall installed renewable energy capacity in the country as on January 31st? 31 जनवरी तक भारत के अंदर किस स्टेट ने नंबर 1 पोजीशन एक्वायर की है रेन्यूएबल एनर्जीज की मामले में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, 31 जनवरी की बात हो रही है क्लास, अभी आना ये पिछले 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। In a historic development, India has decided to establish its premier technology school, IIT or Indian Institute of Technology, for the first time in the foreign country, which is the country? IIT अब भारत से बाहर जा चुकी है। ठीक है, भारत से बाहर इसकी ब्रांचेस खुलेंगी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहली फॉरेन आईआईटी भारत में कहां खुलेगी? तो यूएई आंसर है। ठीक है, तो काफी ये एक कल्चरल और एजुकेशनल टाई अप था भारत और यूएई के बीच में, तो उस समय पर ये बात हुई थी कि एक आईआईटी की ब्रांच आपकी यूएई में खोली जाएगी। What is the name of the asteroid that has now got recognized being the first ever asteroid with 3 very own satellite? तो पहला एस्ट्रॉइड जिसके पास अपनी 3 सैटेलाइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आपके पास कौन सा है वो? ठीक है, एलकर्ता। ठीक है, एलेकर्ता, दैट इज इलेक्ट्रा इज द ऑन सैटेलाइट। ठीक है, Which Indian celebrity National Security Day on March 4 who was the National Security Advisor of India? ये दुनिया जहान को पता है, वेरी फेमस पर्सनालिटी आपके अजीत डोवाल। ठीक है, Which country topped the 6th edition of Sustainable Development Report 2021? जो SDRs हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल जो टारगेट्स हमने रखे हैं उसमें सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है? आपका फिनलैंड इज ऑन द नंबर 1। ठीक है, मोस्टली स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ही हम देखते हैं, आइसलैंड यही सब आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, What is the minimum age required to be member of राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 30 होती है क्लास। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी 30 होती है, लोकसभा और असेंबली के लिए 25 है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर 35। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन रिटन एविडेंस ऑफ द, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट, तो किसके रिटन एडवाइस पर यह काम होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिटर्न में देती है और आपको इसको अप्रूव करना होता है। Which one of the following subjects come under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court? वो कहता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में भी आता है और हाई कोर्ट के पक्ष में भी आता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनफैक्ट हाई कोर्ट इज बिट मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट्स इन द विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन इंडिया? भारत के किस संशोधन से 30% सीटें विमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं? ठीक है, तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट है जो पंचायती राज से डील करता है। 74th अमेंडमेंट आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डील करती है, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, When did Indian Constituent Assembly met for the first time? वो तारीख पूछी गई है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी आपका संविधान बनाने के लिए, तो तारीख क्या थी? 9 दिसंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये काम किया गया था। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, जुडिशियल रिव्यू इंडिया में भी है, आपके यूएसए में भी है। आर्टिकल 13, 32, 226 आपकी जुडिशियल रिव्यू के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। हालांकि पूरा संविधान जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में आता है, बट कुछ आर्टिकल स्पेसिफिकली इसके लिए मेंशन किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 13 है, 32 है एंड 226 है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, भारत की तरफ से नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1912 के अंदर गीतांजलि के लिए इनको लिटरेचर की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला। हरगोविंद खुराना एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको भारत को बायोलॉजिकल मेडिसिन फील्ड की तरफ से इनको अवार्ड मिला हो, इन्होंने जीन्स को आइसोलेट किया था। ठीक है, अमर्त्य सेन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स एंड सीवी रमन इफेक्ट। ठीक है, फिजिक्स। Which part of the India remained under the Portugal under the 15th August 1947? वो कहता है इसका कौन सा पार्ट है जो पोर्चुगीज के कंट्रोल में रहा है 15 अगस्त 1947 तक? तो वेल नोन टेरिटरी है गोवा, 1960 में ये लिबरेट हुआ है। Which of the following struggles of Mahatma Gandhi was related to industrial worker? ठीक है, महात्मा गांधी ने इसमें से कौन सा स्ट्रगल इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए किया है?
तो हमें पता है जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो इसमें से अहमदाबाद सत्याग्रह जो था हमारा वो मिल वर्कर्स के लिए था, प्लेग बोनस के लिए 35% नेगोशिएशन के साथ गांधी जी इसमें विक्टोरियस रहे थे। ऑन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आगा खान थे। दो इसके और फाउंडर्स के नाम याद रखिए, नवाब सलीमुल्ला एंड नवाब मोशिन उल मुल्क, तीन लोगों ने मिलकर बनाया था। 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था, ढाका के अंदर इसकी पहली ब्रांच खोली गई थी। ओरिजिनली मुस्लिम लीग लंदन में बना है 1905 के अंदर, ये भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स ऑक्यूपाई ग्रेटेस्ट पार्ट और परसेंटेज ऑफ द अर्थ? अगर पूरी धरती के ऊपर जो लैंड एरिया को कवर किया जाए बिसाइड द ओशियंस, तो अर्थ के ऊपर मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है आपके पास? तो प्लेन्स इज द होल्ड्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट इन इंडिया? ठीक है, तो हाईएस्ट इन इंडिया आपके पास कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। सिक्किम में आधे लोगों को पता नहीं लगता कि कंचनजंगा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में है, कंचनजंगा इज इन सिक्किम, ठीक है। 8598 8598 मीटर की ये पीक है आपकी। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो नेशनलाइज कब हुआ है? 1949 के अंदर हुआ था, ठीक है। चलिए, टाटा सोलर पावर सिस्टम कमीशन द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर ऑफ 1.101.6 मेगावाट कैपेसिटी इन विच स्टेट? तो ये केरला के अंदर इन्होंने फ्लोटिंग, ठीक है, लेक्स के ऊपर या रिवर के ऊपर आप बनाते हो इसको, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट था। A recent headline in the newspaper that the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the computerization of PACS in the country. This news is associated with which field? वो कहता है कि एक रिसेंट कैबिनेट कमेटी थी जिसमें कंप्यूटराइजेशन अलॉट की गई थी पीएसीएस की। तो वो न्यूज किससे रिलेटेड है आपके पास? तो इट वाज रिलेटेड टू द फार्म क्रेडिट, ठीक है, जो आपके किसान पत्र के अंदर आपके हर साल पैसे आपको मिलते हैं 6,000 पे, दो हजार 4 महीने के बाद, उसके बारे में है ये। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैव बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल नंबर 50 आपका, ठीक है। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? वो कहता है कि अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो किस एज तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए? तो 14 वर्ष तक ये अलाउड है आपके पास। Which of the following economic activities are the part of secondary sector? सेकेंडरी सेक्टर पूछे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्यूनरी, 5 सेक्टर्स होते हैं ना। तो आपके पास अभी आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है, किसी चीज को प्रोसेस करना, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चर करना, ये आपका किसमें पार्ट फॉल करता है? सेकेंडरी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इसमें से आपकी कौन सी होती है? जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। नॉमिनल का मतलब होता है जो आप एस्टिमेट लगा के चल रहे होते हैं कि यार ये होने के चांसेस हैं, बट रियल जीडीपी कुछ और निकल कर आती है, ठीक है। तो करंट प्राइसेस के बेसिस पर होती है ये। आगे प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट हो जाते हैं या कुछ और होता है तो आपकी जीडीपी आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सी? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन घुमा के पूछा हुआ है। अमेजोन ही तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है पानी का, तो सबसे ज्यादा पानी जिस नदी के अंदर वही समुद्र में लेके जाएगी, तो बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी आप लोगों को, ठीक है। लेक टिटिकाका ये सबसे डीप और द डीपेस्ट लेक है साउथ अमेरिका के अंदर। ये आपके पास किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो ये बोलीविया एंड पेरू के अंदर है। ये सबसे हाईएस्ट है क्लास, बोलीविया जो लेक टिटिकाका आपके पास है, ठीक है। इट्स वेरी हाईएस्ट हाई लेक। विच अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन द 5 कंटेम्पररी हेलेनिस्टिक किंग्स? ठीक है, कौन से ऐसा आपकी रॉक एडिक्ट है जिसके ऊपर आपको, सॉरी, इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर आपको हेलेनिस्टिक किंग्स के बारे में भी पता लगता है? तो ये आपके पास रॉक एडिक्ट 13 था, ठीक है। इसमें कलिंग वॉर का भी मेंशन आपको याद रखना है। According to the Sri Lankan Chronicle Mahavasma, Emperor Ashoka converted to Buddhism by, ठीक है। तो आपके पास कौन है? निग्रोध, ठीक है। वैसे कौन थे? उपागुप्त थे अगर हम अपने टेक्स्ट में पढ़ते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कौन है? निग्रोध है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द सेक्शंस। अपने स्कोर काउंट कीजिए कितने बन रहे हैं, आपको जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्शंस लगता है तो बताइए। कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि आपको कि हमें आपके पास लेकर आना चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, वी विल डेफिनेटली ब्रॉट ऑन टू द टेबल, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञान हर हफ्ते एक आपके लिए मॉक टेस्ट लाता है, जिसके कि कंप्यूटर का सेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैड कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फर्स्ट एवर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? आपके पास ये पूछा गया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो सबसे पहले आइडिया था वो किसने आपके पास दिया था? स्टीव जॉब ने, डगलस एंगलबर्ट ने, एलन की, या फिर बिल गेट्स ने? स्टीव जॉब की बात करें तो आपको मालूम है ये तो एप्पल के फाउंडर है, तो आंसर नहीं है। डगलस एंगलबर्ट ने माउस बनाया था, ये भी नहीं है। बिल गेट आपके पास एप्पल के हैं।
तो ये बिल गेट्स सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही आंसर बना एलन के, जिन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सबसे पहले जो था सोचा था। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट नेटिव डेटा इनटू, ठीक है, जो साथ वाले डेटा को कन्वर्ट करेगा वो आपके पास कौन है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो ओसीआर है, मॉडेम है, प्रिंटर है या फिर मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, ओसीआर जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। तो कन्वर्जन की अगर यहाँ पे बात हुई है तो आंसर क्या बनेगा, मॉडेम, जिसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, समटाइम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी होता है। और ये काम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को किसमें, एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कोई न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो ये होता है क्लोज करने के लिए, तो ये आंसर नहीं बनेगा। शिफ्ट प्लस एन नहीं होगा, ओल्ड प्लस एन नहीं होगा, एक ही आंसर होगा आपके पास, कंट्रोल प्लस एन अगर करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क। इनमें से कौन सा रिस्क नहीं है, ड्राफ्ट, वायरस, हैकिंग या फिशिंग। फिशिंग तो है, हैकिंग भी है और आपके पास वायरस भी है। अगर मैं बात करता हूँ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट पे अगर हम काम कर रहे हैं और वो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ है, हमें सिस्टम बंद करना पड़ता है या जीमेल बंद करनी पड़ती है, तो आधा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो ये रिस्क वाला काम नहीं है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हु हैड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसका आंसर बनेगा जॉन एटनसॉफ। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज आपका आंसर यहाँ पे बनना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की यहाँ पे बात करी गई है तो जॉन एटनसॉफ, इनका कंप्लीट नाम था जॉन एटनसॉफ बेरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपके पास क्या लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज हाई बैंडविड्थ। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी बैंडविड्थ क्या होती है, हाई। स्विच, राउटर, मॉडेम एंड ब्रिज। देखो ब्रिज का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना, ये तो नहीं होगा। मॉडेम कन्वर्शन का काम करता है, राउटर इंटरनेट की बात करता है, स्विच जो होता है बैंडविड्थ के ऊपर, मतलब इसकी बैंडविड्थ जो होती है बाकी सबसे क्या होती है, हाई होती है। तो आंसर इज स्विच आपका बन जाएगा। ठीक है जी, होपफुली ये बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल। मतलब कौन सा फॉर्मूला आप लगा के अपनी वैल्यूज एक सेल में कैरेक्टर को काउंट कर सकते हैं। लेंथ, लेन, आपके पास काउंट या फिर एल एन जी। तो ये तो नहीं होता है, काउंट का मतलब होता है काउंट करना, काउंट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेंथ कोई फॉर्मूला नहीं है, इज इक्वल टू एल ई एन अगर आप लगाते हैं तो ये जो भी वर्ड है, जैसे अमन, तो ये काउंट कर लेगा कि इस वर्ड में कितने आपके पास कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो एल ई एन करके आप ये काउंट कर सकते हैं। तो उसकी कैरेक्टर लेंथ को ये काउंट करने में काम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। जैसे कोई भी बैकग्राउंड लगा रखा है, कोई भी इमेज हमने लगा रखी है, वो किस टाइम पे विजिबल नहीं होता, रीडिंग व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, या फिर वेब लेआउट व्यू में, या फिर प्रिंट प्रीव्यू में। तो प्रिंट प्रीव्यू में वो नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में हम प्रीव्यू देख रहे हैं कि उसके आउटलाइनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। प्रिंट प्रीव्यू में वो नहीं आते हैं। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। बोला कि कौन सी फाइल है जो इंटरनेट के ऊपर फास्ट ट्रांसफर हो जाती है, कंप्रेशन, फ्रेगमेंट, एनकैप्सुलेशन या फिर अनजिप।
तो देखो जी, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अनजिप। अनजिप का मतलब होता है किसी फाइल के साइज को छोटा कर दिया। अनजिप का मतलब क्या होता है, वो खुला ही है, तो वो तो फाइल बड़ी है, वो तो फास्टर होगी नहीं होगी, बड़ी फाइल है। एनकैप्सुलेशन भी नहीं होगा, ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब कंप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को, बड़ी फाइल को कंप्रेस करके छोटा बना दे। अब एक एक आपके पास 20 MB की फाइल और एक 20 KB की, ऑब्वियस है पहले केबी ही जाएगा क्योंकि केबी का साइज क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। कंप्रेशन फाइल मतलब छोटी फाइलें यहाँ पे जो कंप्रेस करके सेंड करी जाती हैं वो जल्दी चली जाती है। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो इसमें देखिए, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ द फिल्म ट्रांजेक्शंस एट वन टाइम इज कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑल ऑफ अबव। अगर मैं बात करता हूं तो ये तो आंसर बनेगा नहीं, अगर ये नहीं बनेगा तो ये भी कट रहा है। रियल टाइम का मतलब होता है जैसे कि आप ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में देख रहे हैं, वो होता है रियल टाइम, रोबोट जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैच प्रोसेस होता है, पार्ट्स में आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए, तो जुड़ने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ज्ञानम आपके लिए हर हफ्ते एक टेस्ट लेके आता है जिसके की वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अल्फाबेट से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, आपके पास 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम द राइट एंड, और 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब बेटा एक बात याद है कि मिडवे जब भी निकालते हैं तो मिडवे का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई में 2। पर इसकी कंडीशन है कि दोनों के दोनों वैल्यू या तो लेफ्ट से होंगी या तो राइट से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में करेंगे, 27 में से सब्ट्रैक्ट करके इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर से प्लस करके बाई में 2। तो आपके पास 17 प्लस 17 एक 34, 35 बटा में 2 अगर करते हैं तो 17.5 आता है। तो 17.5 पे कोई अल्फाबेट एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल आंसर कर देंगे, देयर सच नो अल्फाबेट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। तो 729 का कोड आपके पास है यू आर गुड, यू आर गुड, है ना। अब आगे अगर मैं बात करता हूं, आगे है 235, 235 इसका कोड है आपके पास, ही इज गुड, ही इज गुड लीजिए। और आगे है आपके पास 651, 651 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, शी इज बैड, शी इज बैड। लो जी, ये भी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे निकालना क्या था, व्हाट इज द कोड फॉर ही। अगर मैं बात करता हूँ तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ही कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5 5। अब गुड यहाँ पे है आपके पास बेटा, गुड यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 और 2 कॉमन आ गया, बचा गया 3, तो 3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये रहा, फाइंड द रोंग सीरीज। अब रोंग सीरीज है बेटा, तो यहाँ पे 0 1 3 6 10 15 21 28 एंड 37 एंड 45। बेटा चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ अगर चेक करता हूँ तो गैप कितने का है, 1 का। यहाँ से यहाँ चेक करता हूँ तो 2 का। यहाँ से यहाँ चेक करता हूँ तो 3 का, देन नेक्स्ट 4 का, देन नेक्स्ट 5 का, देन नेक्स्ट 6, देन नेक्स्ट 7। देखो सारे दिख भी रहे हैं, पर नेक्स्ट 8 का आना चाहिए जो कि नहीं आया है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आना तो चाहिए था 8 का, पर आया नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट मार्च 2005 फॉल सैटरडे। तो देखो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, 2005 है, तो आप ऐसा करते हैं 1 मार्च 2005 को आपको बताना है क्या था। तो सिंपल निकालिए, तो एक साल पीछे से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इतने साल हम मानते हैं कि हमने पार कर लिए हैं, 2004 साल। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट मेथड, 2000 साल अलग निकाल लिए और एक साल अलग निकाल लिया, है ना। अब एक साल के अंदर भी अब बेटा आपको पता है नॉर्मल ईयर भी आए होंगे और लीप ईयर भी आए होंगे। तो अगर इसमें देखता हूँ तो ओड डे तो यहाँ पे 0 आ गए, लीप ईयर 1 आया,
नॉर्मल ईयर 3 आए। अब जब भी नॉर्मल ईयर आता है, एक नॉर्मल ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और लीप ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो यहाँ पे ओड डे यहाँ से 0 ऊपर से, यहाँ से 3, यहाँ से 2, ये तो हो गए 31 दिसंबर तक 2004 तक। अब जाना कहाँ तक है? 1 मार्च तक। तो मार्च के पहले कितने दिन आए होंगे? 3, फरवरी के 0 और जनवरी, फरवरी और मार्च की 1 तारीख तक। तो ये यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 और 1 9। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अगर 2 और डे बचेगा तो बेटा याद होगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर मैं बात करता हूं तो 2 का मतलब यहाँ पे ट्यूसडे रहेगा 1 2, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको बताना क्या था? सैटरडे। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि पहली तारीख को क्या आया था? ट्यूसडे। पहली तारीख को क्या आया था? ट्यूसडे। अगर यहाँ पे पहली 1 है, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 तारीख को क्या आया होगा? सैटरडे। तो 5 का सीधा आंसर दिख रहा है बी ऑप्शन। 5 12 19 26, ठीक है। 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26, बी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन एनोलॉजी से है, ए सी ई जी। अगर देखता हूं तो जे एल एन पी। तो अगर यहाँ पे बात करता हूं, इसको सबसे आसान तरीका कोडिंग डालना है। 1 10, 3 12, 5 14, 7 16। अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे +9 दिख रहा है, +9 दिख रहा है, +9 दिख रहा है, +9 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात है, बी डी एफ एच। बी की वैल्यू है 2, 4, 6 और 8। तो 2 में अगर 9 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 11। अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनमें से आंसर बनेगा। अब दो इसमें ऐड करता हूं +9 तो आएगा 13, 13 पे आएगा एम। तो सीधा ही आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ गया। आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपके पास फिर से ओड वन आउट का है, ठीक है। पैरेललिज्म, एनोलॉजी, सिमिलर या फिर डिस्टिंक्ट। अब ये तीनों क्या हैं? एक आपके पास सिनोनिमस हैं, सेम काइंड के वर्ड हैं, सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये एंटोनियम है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। तो डायरेक्शन में आप लोग देखिए, इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन होती हैं, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आई एम फेसिंग ऑन ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ फेस करके मतलब कहीं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उसने कहा ही है कि आप यहाँ पे खड़े हैं। देन आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो 90 आते हैं, तो 100 यहाँ तक बना होगा कहीं बीच तक। तो टोटल आपने 100 यहाँ तक आ गए, ठीक है। एंड 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से 145, तो 100 तो यहाँ से यहाँ तक 145 यहाँ तक आ गया टोटल। अब आपसे पूछा है विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, तब इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ वुमेन सेज। वुमेन बोलती है। वुमेन कौन है? यहाँ पे स्पीकर है। स्पीकर कौन है? वुमेन। सबसे पहले स्पीकर ने क्या कहा? ही। अब ही जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मैन को, ठीक है। ही इज द फादर इन लॉ, मतलब मैन जो है वो फादर इन लॉ है ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। तो सबसे पहले आखिर से स्टार्ट किया, माई ओन फादर इन लॉ। माई ओन फादर इन लॉ का मतलब है मेरा हस्बैंड, इसका मतलब वुमेन का हस्बैंड। और उसके फादर जो हैं इसके क्या बने होंगे? फादर इन लॉ बने होंगे। फिर उसके बाद क्या है? द ओनली ग्रैंडसन। ओनली ग्रैंडसन मतलब इसका आगे इनका भी दोनों का बच्चा, ठीक है। ऑफ द वाइफ, उसकी आगे बेटा वाइफ, ठीक है। अब उसके पास क्या है? इसका फादर इन लॉ। इसका फादर इन लॉ कौन बना? वुमेन का हस्बैंड। अब लास्ट में पूछा गया था हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ वुमेन। अब ये जो मैन था आपके पास, ये मैन जो है वुमेन का क्या लगता है? वुमेन का क्या लगता है बेटा? होपफुली बात क्लियर होगी। ये इसका क्या लगता है? हस्बैंड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अमित वॉक 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। मतलब अमित यहाँ पे खड़ा है, 40 मीटर जाता है ईस्ट, 30 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से राइट ले लिया और कितना? 40 मीटर। देन ही टुक टर्न लेफ्ट, ठीक है।
तो इस तरफ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा डायग्राम छोटा बना लेता हूँ। तो यहाँ पे था पहले 30 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर उसने क्या किया, अपना राइट लिया 40 गया, यहाँ से 40, फिर उसने क्या किया लेफ्ट लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर। अब यहाँ पे पूछा है इन विच डायरेक्शन ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से खड़े होके देखोगे बेटा, यहाँ से तो प्लस बना के देख लो, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, आंसर इज सी ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 25 अगस्त ऑफ द ईयर इज थर्सडे। तो सिंपल बात है, 25 तारीख को यहाँ पे क्या बोला गया है, 25 अगस्त को क्या है, थर्सडे। तो आपसे पूछा कितने मंडे इस महीने में आए होंगे। तो आपको एक बात तो पता है कि अगस्त जो है 31 का होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 26, 27, 28, 29, 30 और 31, निकालना क्या था आपको यहाँ पे, जो है इसमें मंडे कितने आएंगे। तो यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब पहला जो आया होगा आपके पास 29 को आया होगा। 29 से 7 माइनस कर दो, कितना आएगा, 22। ठीक है, 7 माइनस कर दिए। अब 22 से भी 7 माइनस कर दो, कितना आएगा, 15, 7, 22। 15 से भी माइनस कर दो 8, और पहले आया होगा 1 को। तो 1, 8, 15, 22, 29, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है। अब डायग्राम आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या है। आपके पास जो है ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट जो है वुमेन विलेज। ठीक है, जो वुमेन है विलेज में, वुमेन इन विलेज और स्केयर डिस्पाइट अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड वुमेन जो है, और सर्कल जो है एजुकेटेड वुमेन, ये एजुकेटेड वुमेन का आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको निकालना क्या है, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, ये एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, वुमेन निकालनी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जो निकल के आया ई और एफ, ई और एफ जो है आपके पास कॉमन इन दोनों के बीच में निकल के आया, तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अब एक इक्वेशन है यहाँ पे 32 और सभी के मीनिंग यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 32। एच का मीनिंग यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एच का मीनिंग यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है इसका मीनिंग डिवाइड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइड 6 डिवाइड 3। तो 6 को भी अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे आगे फिर से ब्रैकेट है, इसकी ब्रैकेट है और इसकी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले बोर्ड मास यहाँ पे लगेगा, तो बोर्ड मास में डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे कि 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2। ठीक है, 2। तो अगर मैं बात करता हूँ 32 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर से अगर इसे यहाँ पे करते हैं तो कितना आएगा, 2। तो अगर 32 डिवाइडेड बाय 1 तो करते हैं 32, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बिस्प्रिंट हो रखा है तो मैंने लिख दिया कि इसका मीनिंग क्या था, डिवाइड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये जो है वेन डायग्राम से लिया गया है, इसमें चेक करते हैं एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर बनेगा आपके पास सी ऑप्शन, क्योंकि इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इफ फ्लावर इज कोड एज रिटन, देखो फ्लावर का कोड है 14। ठीक है, तो ये निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटू में 2 कर दिए, कितना आ गया, 12, प्लस ऑफ 2 कर देंगे कितना आएगा, 14। आगे है DISPASPE, इसका कोड है 18। तो चेक करिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इंटू में 2 करोगे 16, प्लस ऑफ 2 करोगे 18। आगे है ब्यूरोक्रेट, इसमें चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इंटू में 2 करोगे 20, 20 में 2 ऐड कर दोगे 22, आपके पास यहाँ पे एप्पल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं आपके पास कैलेंडर का फिर से है आपके पास कैलेंडर फॉर 2008 विल बी सेम। तो 2008 का जो है वो कैसे आपके पास कौन सा कैलेंडर सेम आएगा। तो इसमें एक बहुत छोटा सा तरीका होता है, हम लोग ऑप्शन से लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मैं कोशिश करूंगा पहले 2008 से लेना है, तो मैं दो बी ऑप्शन उठाऊंगा पहले। क्यों उठाऊंगा, 2008 है ना, तो 2019 तक। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसको मेरे को सोल्व कहाँ तक करना है, 2008 से लेके 2018 तक। क्यों 18 तक, क्योंकि मैंने इवन इवन यहाँ पे चूज करा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि 2018 तक सेम होगा तभी तो, मतलब पूरा डिवाइडेड बाय 7 होगा तभी तो अगला ईयर सेम आपके पास क्या करेगा, सेम कैलेंडर रिपीट करेगा। अब 2008 को भी काउंट करके 2018 तक काउंट करिए तो आपके पास साल कितने आते हैं, 11 साल यहाँ पे आए हैं। 2008 भी गिना है, 8 से 18 तक टोटल गिना है तो 11 साल। अब 2008 से अगर मैं बात करता हूं तो फिर सिंपल बात है, यहाँ पे नॉर्मल ईयर भी है और यहाँ पे लीप ईयर भी है। तो सबसे पहले लीप ईयर तो क्या रहा होगा आपके पास 2008, 8 के बाद क्या रहा 12 और 12 के बाद क्या रहा 16। तो ये तीन आपके पास लीप ईयर आ गए। लीप ईयर को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो 11 में से 3 माइनस कर दिए, कितने बचे हैं आपके पास, 11 में से 3 माइनस कर देंगे आपके पास कितना बचेगा 8। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हाँ 8, 8 इंटू में अगर 1 करते हैं तो आपके पास यहाँ से आता है 8 और यहाँ पे इंटू में 2 करते हैं तो आता है 6 प्लस ऑफ 6, 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब है 2019 जो है सेम रिपीट कर जाएगा, क्योंकि 2018 तक 31 दिसंबर तक वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया है, सम ऑफ 4 consecutive इवन नंबर्स आर 94 मोर देन द सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स। अगर हम 4 consecutive इवन नंबर्स की बात करें, अगर फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा x प्लस 2, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 6 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 4 होगा। अगर मैं इन सब का सम कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, प्लस 12। ये इवन 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम आ गया 4x प्लस 12, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहे सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर फर्स्ट ऑड नंबर y है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका y प्लस 2 और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा y प्लस 4। मतलब हम कह सकते हैं कि 3y प्लस 6 कितना होगा, 3y प्लस 6 होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद उसने क्या बोला था कि जो ये सम है ये 94 ज्यादा है किससे, इनके जो हमारे पास ऑड नंबर है उनके सम से, ठीक है। अब देखो, अब वैसे इस क्वेश्चन को देखो, 4x प्लस 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 3y प्लस 6 प्लस 94, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा था तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इधर क्या कर दिया 94 ऐड कर दिया। तो 4x माइनस 3y, 94 प्लस 6 100 हो जाएगा। 100 में से 12 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 42, ठीक है। लार्जेस्ट इवन नंबर क्या है आपका x प्लस 6 है और स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है y है, और इनका एवरेज क्या होगा डिवाइड बाय 2, और ये उसने किसके इक्वल दिया है 42 के। तो यहां से देखो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 84 माइनस 6। तो आप कह सकते हो कि आपका x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो 78 के इक्वल है। x प्लस वाई आपका किसके इक्वल है 78 के इक्वल है, ठीक है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 78। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई और ये भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 7x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 88 प्लस, देखो
3 इंटू 78 करना है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप इसको 80 माइनस 2 समझो, तो ये कितना होगा देखो, 240 माइनस 6, 240 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका, 234 आता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और 4 12, ठीक है, 11 और 1 12 फिर से, और फिर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे, पहले 4 पे डिवाइड करेगा और फिर 6 पे डिवाइड करेगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 46। देन फाइंड द सेकंड लोएस्ट इवन नंबर, सेकंड लोएस्ट इवन नंबर मतलब ये, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 4 50, 46 सेकंड लोएस्ट, सॉरी 46 प्लस 2 हो जाएगा, सेकंड लोएस्ट पूछा था, 46 प्लस 2 सेकंड हाईएस्ट था, तो 48 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 48 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्संस, के 3 लोगों की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 3 4 और 6 है, ठीक है। 4 years ago द सम ऑफ देयर एज वाज 66। देखो 4 साल पहले, तो इन 4 साल में तीनों लोगों की एज 4 इंक्रीज हुई होगी, तो मतलब टोटल 12 साल बढ़ गई होगी। तो आज के दिन सम कितना होगा, 66 प्लस 12, तो आज के दिन जो सम है वो 78 है। वो कितना है, 78। तो देखो ये कितना है, टोटल 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 78 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो 6 इंटू 3 18, ऑप्शन 6 इंटू 4 24 और 36, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी थोड़ी सी, तो इसमें बिल्कुल कम कैलकुलेशन है, बिना पेन पेपर पूरा क्वेश्चन पॉसिबल था, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन ए को एजुकेशन स्कूल देर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज, 15 मोर गर्ल्स। अगर हम बात करें कि बॉयज आपके x हैं, तो यहां से जो गर्ल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो x प्लस 15 हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएंगी, x प्लस 15 हो जाएंगी। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, और अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो 10% से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 110% कर दिया जाए, एंड द नंबर ऑफ बॉयज ऑल्सो इंक्रीज बाय 16%, और इसको 16% से इंक्रीज कर दे, देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स। तो अब इनके बीच का डिफरेंस, मतलब वो क्या कह रहा है कि x प्लस 15, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है कि x प्लस 15 इंटू 110 डिवाइड बाय 100 और माइनस x इंटू 116 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। अगर आप यहां से सोल्व करें, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई, और मैं क्या कहता हूं कि इनका सबका एक साथ क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो गया, 100। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 110x प्लस ये 5610 माइनस 116x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब x को एक साइड कर लेते हैं और अदर वेरिएबल को एक साइड, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 1650 माइनस 900, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका बनेगा 750 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, पहले 1 पे डिवाइड करेगा, फिर 2 पे और फिर 5 पे, कि x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास अगर 125 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, उससे 15 ज्यादा, मतलब 140 है, तो 265 आपके पास टोटल स्टूडेंट है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए होलसेलर सेल्स 18 ऑफ टॉफीज एज 520 रुपी 528 एंड बियर्स ए लॉस ऑफ 12%, कि वो 528 रुपए में सेल करता है, वो 528 रुपए में सेल कर रहा है, ठीक है, 528 रुपए में, और 528 रुपए में सेल करके उसको 12% का लॉस हो रहा है, तो मतलब वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है, वो 88 के प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है। इनटू 100 करते हैं सबसे पहले, तो
किस पे डिवाइड कर रहा है, इसको पूरा पूरा 6 पे डिवाइड कर रहा है, तो सीपी तो क्या आ गया 600 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ इफ यू डिसाइड टू सेल एट 636, कह रहा है कि अब अगर इस आर्टिकल को 636 रुपए में सेल करेगा तो प्रॉफिट कितने का, 36 का, कितने के ऊपर, 600 के ऊपर गुना 100, 20 से 20 कैंसिल, ये इसको डिवाइड पे करेगा तो 6%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेंडर हैज टू टाइप्स ऑफ ग्रेप्स, वन इज द फ्रेश कंटेन 80% वाटर। अब देखो जो फर्स्ट है उसमें 80% वाटर है, कितना है 80% वाटर। अगर मैं वाटर और पल्प का रेशियो बनाऊं तो ये 80% है, तो ये 20% मतलब 4:1 होगा, ठीक है। और सेकंड वाले में ड्राई फ्रूट में वो क्या कह रहा है कि 20% वाटर, 20% वाटर का मतलब है कि अगर ये 25% है तो दूसरा कितना होगा, 75% होगा। 25% और 75%, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, 1:3। उसके बाद क्या कह रहा है, ही सेल्स 20 kg ड्राई ग्रेप्स बाय एडिंग वाटर टू द ड्राई ग्रेप्स एट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे उसमें वाटर ऐड करता है। What is the total profit percentage when after adding water the weight of 20 kg dry grapes increase in the proportion of the water in the fresh grapes। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसमें अगर वो जब वो देखो, सबसे पहले तो अगर ड्राई फ्रूट की बात करें वो 20 kg की बात कर रहा है, वो जो सेल कर रहा है, इस 20 kg में वाटर और पल्प का रेशियो कितना होगा, 1:3 के हिसाब से वाटर 5 kg है और पल्प कितना है 15 kg है। वाटर कितना है आपका 5 kg और पल्प कितना है आपके पास 15 kg है। अब इसमें वो वाटर ऐड कर रहा है और वाटर ऐड करने के बाद जो रेशियो है वो 4:1 हो जाता है, ठीक है, 4:1 हो जाता है। 4:1 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 15, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 kg हो जाएगी। कि अब उसमें वाटर कितना है 60 kg वाटर है, तो ये बताओ वाटर ऐड कितना किया है। उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट में 5 kg था, बट अब उसमें 60 kg है, तो कितना ऐड हुआ है 55 kg वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो 55 ऐड किया गया है ये टोटल कितने में ऐड किया गया है, 20 में ऐड किया गया है, इंटू 100। ये इसको डिवाइड करेगा 5 पे, तो 275 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा सबको ये। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इफ 36,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 इयर्स एट 12%। तो मतलब फर्स्ट पार्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 36% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट 4.5 मतलब 9/2 इंटू 16। ये इसको डिवाइड करेगा 8 पे, तो सेकंड पे कितना मिलेगा 72% मिलेगा, मतलब ये 1 इज इक्वल टू 2, तो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा। जो आपके पास इंटरेस्ट है वो किस रेशियो में आ जाएगा 2:1 में, क्योंकि देखो कैसे होता है ये 36%, जो भी आपका फर्स्ट पार्ट है तो उसका 36% ऑफ ए इज इक्वल टू 72% ऑफ बी। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 पे डिवाइड करेगा, देखो ए किसके इक्वल है 2b के, और ए रेशियो बी क्या आ जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। ए रेशियो बी क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है। उसने पूछा था कि फाइंड द लार्जर पार्ट, टोटल कितना है ये 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है 36,000 के, तो 1 की वैल्यू 12,000, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 24,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए ने 5 दिन के लिए काम किया, ए वर्क फॉर 5 डेज, बी फॉर 7 डेज एंड सी फॉर 13 डेज, and after that remaining work is completed by C in 30 days. Then find all the three can complete the total work alone in how many days। देखो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना होगा 48 होगा, तो A प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी 4,
और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई। बट अगर इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, बट एफिशिएंसी हमारे पास ए प्लस बी की है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए और बी को अब 5 दिन के लिए एक साथ करेंगे कि ए और बी ने 5 दिन तो एक साथ काम किया था, फिर बी और सी ने 2 दिन एक साथ काम किया था। देखो ए के 5 दिन कंप्लीट हो गए और बी के 7 दिन कंप्लीट हो गए, सी के 2 दिन है और बचे कितने, सी के 11 दिन। सी के कितने दिन बचे हुए हैं आपके पास, 11 दिन बचे हुए हैं। 5 दिन में 3 के एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या थी, 4 थी हमारे पास। 5 इंटू 4 20 वर्क कर दिया, ये यहाँ पे 6 वर्क कर दिया, तो रिमेनिंग कितना है देखो 26 हो गया, तो 22। तो सी की एफिशिएंसी क्या रही होगी, 2 रही होगी। तभी तो 2 के एफिशिएंसी से 11 दिन में वो 22 वर्क करेगा। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1 और ए की एफिशिएंसी क्या होगी आपकी 4 माइनस 1 3। टोटल वर्क आपके पास 48 है, तो उसने पूछा था कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा 48 डिवाइड बाय 3 16, बी करेगा 48 डिवाइड बाय 1। अब देखो 16 और 48 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो थर्ड तो कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A can complete a work in 20 days and B can complete the same work in 16 days. C's efficiency is 33 1/3% of the work efficiency of A and B together. A किसी काम को 20 दिन में और B 16 दिन में करता है। A 20 डेज में कर रहा है, B 16 डेज में। एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 80, तो A की एफिशिएंसी क्या बनेगी आपके पास 4 और B की एफिशिएंसी 5। ए की एफिशिएंसी बनेगी 4 और बी की एफिशिएंसी क्या बनेगी 5 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 9। अब उसने बोला था कि आपके पास जो सी की एफिशिएंसी है वो ए और बी की एफिशिएंसी से किस रिलेशन में है, 33 1/3%। और जो ये 33 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 3 होगी। अब देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या थी 9, अगर यहाँ 9 करेंगे तो इंटू 3 और ये भी क्या हो जाएगा इंटू 3। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट स्टार्ट फ्रॉम ए। देखो ए ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, फिर बी ने किया और फिर सी ने किया, उसके बाद दोबारा से ये फिर से इसी प्रोसेस में करेंगे ए बी सी। तो अगर हम यहां से बात करें 9 प्लस 3 ये 12 के एफिशिएंसी से काम करते हैं, ठीक है, और ये जो 12 वर्क है ये कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, ये 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है आपका। टोटल वर्क हमारे पास कितना था 80, अगर मैं इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा 72 वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, 18 डेज में कंप्लीट होगा। और 19th डे पे वर्क कौन करेगा, 19th डे पे मेरा ए वर्क करेगा, यानी कि 4 वर्क हो जाएंगे, ठीक है, 19 डे कंप्लीट हो गए मेरे। उसके बाद 76 बचा कितना 4 वर्क 80 हो गया, और ये मेरा करेगा लास्ट में कौन बी, और बी की एफिशिएंसी क्या है 5 आउट ऑफ 4। तो 19 डेज कंप्लीट हैं और उसके बाद कितना नेक्स्ट डे कितना होगा 4/5, तो 19 4/5 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू द जेंट्स एट ए पार्टी वाज 3:2, कि यहां पे अगर हम बात करें लेडीज और जेंट्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। When 20 more gents join the party, the ratio was reverse, फिर ये रेशियो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। The number of ladies at present, देखो सिर्फ नंबर ये इंक्रीज हुआ था, तो ये तो क्या था आपका कांस्टेंट था। कांस्टेंट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या था 6:4 और ये क्या है 6:9। तो देखो यहां से कितने यूनिट ऐड हुआ 5, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 4 24 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:5 के टू नंबर्स हैं आपके पास जो 9 और 5 के रेशियो में है। If 9 is added to the greater number and 5 is subtracted from the smaller number, the greater number becomes thrice। देखो, अगर ये 9x है और ये 5x है, तो उसने क्या बोला, 9 is added to the greater number and 5 is subtracted from the smaller number। 5 is subtracted from the smaller number। अब जो ग्रेटर नंबर है वो थ्राइस हो गया इसका, तो इसको इंटू 3 कर दूं, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 15x माइनस 15x को एक साइड करो, तो 6x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, तो 20 और 36 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर इन्वेस्टेड इन द रेशियो 657 आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 315 द रेशियो ऑफ टाइम। देखो टाइम किसके इक्वल होता है, पार्टनरशिप में टाइम किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल, क्योंकि आपका रिलेशन बनता है कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है आपके पास 3, 1 और 5, कैपिटल है आपके पास 6, 5 और 7, ये इसको 2 पे डिवाइड कर रहा है। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पे डिवाइड करेगा 14 पे, और ये 10 और 15, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बोट ट्रेवल्स 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टेक द सेम टाइम एज इट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट। देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड और ये अप स्ट्रीम की स्पीड। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है किस स्पीड के साथ, x प्लस वाई की स्पीड के साथ, और 60 किलोमीटर कवर करता है x माइनस वाई की स्पीड के साथ। 15 से डिवाइड किया 4 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9y हो गई, और x और y का रेशियो क्या हो गया आपका 9:1, x और y का रेशियो क्या हो गया आपका 9:1। उसने पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, ये कितना है 9, 10 बाय 9 इंटू 100, तो मतलब ऑप्शन ए 11 1/9% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कार रीच्ड ए सर्टेन प्लेस क्यू फ्रॉम पी इन 35 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर। 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस कवर किया गया 35 मिनट में, डिवाइड बाय 60 करके हम यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। If the average speed is increased by 36 km per hour, then how long will it take to cover the same distance? देखो पहले स्पीड 69 थी, अब 36 से इंक्रीज कर दी जाए, 9 प्लस 6 15, 105, तो अब स्पीड कितनी होगी आपकी 105 इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है। 35 से डिवाइड करो 3 पे करेगा, 3 से डिवाइड करो 23, तो मतलब 23 मिनट्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम 5 एंड 120, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। देखो अगर एचसीएफ 5 है तो वो दो नंबर्स आपके 5x और 5y हो सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। 5 से 5 कैंसिल और ये इसको डिवाइड करेगा 24 से, तो x इंटू वाई क्या है आपके पास 24, ये 1 और ये 24, ये 3 और ये 8, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर आपका कितना होगा 5 इंटू 3 15, और ये 5 इंटू 8 40, ठीक है। ये दो नंबर हमारे पास है, 1 और 24 का पेयर हम लेंगे नहीं क्योंकि उसने बोला था कि सम 55 है, तो मतलब 5x प्लस 5y आपका 55 है, तो x प्लस वाई 11 आना चाहिए आपका, x प्लस वाई का सम भी कितना हो 11 हो, ठीक है। इसलिए 1 और 24 वाला पेयर कंसिडर होगा नहीं। तो अब उसने रेसिप्रोकल का सम पूछा था,
कह रहा है 1/15 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 120। 15 से डिवाइड करेंगे 8 और 40 से डिवाइड करेंगे 3, तो 11/120। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये 700 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा और ये 1295 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी वो क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां से बात करें एचसीएफ के केस में दो ऑप्शन तो आपके साथ के साथ एलिमिनेट हो रहे हैं कि ये इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके 385 और 1295 को डिवाइड नहीं करेंगे। अब 35 एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट इसका मल्टीपल है, ये 45 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ ऑप्शन की हेल्प लो, ऑप्शन को कंपेयर करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू ज्ञानम स्टूडेंट्स। तो आज हम मॉक नंबर 33 का डिस्कशन करेंगे इंग्लिश सेक्शन का, राइट। इसका पहला जो क्वेश्चन है तो वो है हमारा, बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। 31 से लेके 35 तक ये पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली हम कुछ कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख सकते हैं और फिर हम पैसेज में देख सकते हैं कि वो लाइन कहां पे है, राइट। ये शॉर्ट ट्रिक होता है कॉम्प्रिहेंशन को करने का। जैसे बोल रहा है द ऑथर थिंक्स दैट तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अनइम्पॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट, गोइंग टू द सिनेमा इज इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो पैसेज को अगर देखें तो बोल रहा है सम पीपल सीम टू थिंक दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि हमने पैसेज क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तो हमें डायरेक्ट यहां पे पहली ही लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि पहले आप पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए, आफ्टर दैट जो है क्वेश्चंस कर लीजिए, बट पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे फिर आप पैसेज में से करने की कोशिश करोगे तो इजी रहेगा। तो बोले सम पीपल, यहां पे लिखा हुआ है दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट सम पीपल डू at times when they are not working instead of going to the cinema, listening to the radio or sleeping, but in actual fact sports and games can be of great value, especially to people who work with their brains most of the day and should not be treated only as amusements। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में तो हालांकि वो ये बोल रहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई कुछ लोग का ये मानना होता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, बट दैट पीपल डू, जो लोग ये करते हैं बेसिकली एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट वर्किंग, जब वो काम नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, लिसनिंग टू द रेडियो और स्लीपिंग, बट इन एक्चुअल फैक्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। तो हम नॉर्मली इन जनरल भी देखें तो स्पोर्ट्स और गेम्स जो है बड़े वैल्यूएबल होते हैं हमारी, मतलब उससे मस्कुलर सिस्टम, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, ठीक है, जितना हम इसको जो है वर्कआउट करते हैं तो उससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग टू फैट एंड कीप अस हेल्दी। तो ऑब्वियस है, ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम्स से हम हेल्दी रहते हैं, बट दीज आर नॉट देयर ओनली यूजेस, दे गिव अस वैल्यूएबल प्रैक्टिस इन मेकिंग आईज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि पहली लाइन में वो बोल रहा है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि जो लोग काम नहीं करते हैं वो उनका वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर बाद में वो बोल रहा है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वैल्यूएबल चीजें होती हैं, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट स्पेशली टू पीपल हु वर्क विद देयर ब्रेन्स, हैंड्स, हार्ट, बॉडी। अब देखो, देखा जाए तो बॉडी के लिए भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, मतलब फायदेमंद है, लेकिन हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन के आधार पे सटीक आंसर क्या बैठेगा। ठीक है जी, अपा इंफॉर्मेशन के हिसाब नाल ही आंसर देना है अपना। ठीक है, अपा अपना ओपिनियन नहीं लगा सकते इत्थे, तो इत्थे कहंदा पे है, डायरेक्टली बोला है, बट इन एक्चुअल फैक्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी ऑफ ग्रेट वैल्यू स्पेशली टू पीपल हु वर्क विद देयर ब्रेन्स। अब इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें ये बोल रहा है कि जो लोग दिमागी जिन्हां दा काम हुंदा है, ब्रेन्स दा जिहड़ा ज्यादा काम हुंदा है, उन्हां वास्ते स्पोर्ट्स एंड गेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर साडा इत्थे सेकंड क्वेश्चन दा बनेगा ए, राइट। यही पूछा क्वेश्चन, स्पेशली टू पीपल हु वर्क विद देयर ब्रेन्स, और वो चीज हमें पैराग्राफ में मेंशन है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मेक हैंड्स एंड लेग्स वर्क टुगेदर,
the members of team work together, the players and the spectators come together, eyes, brain and muscle work together. तो इस इंफॉर्मेशन का थोड़ा आगे देख लेते हैं, रेफरेंस गिवन है या नहीं है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग टू फैट एंड कीप अस हेल्दी, बट दीज आर नॉट देयर ओनली यूजेस, दे गिव अस वैल्यूएबल प्रैक्टिस इन मेकिंग आईज, ब्रेन एंड मसल्स वर्क टुगेदर. ये मिल गया जी आंसर. ठीक है, बिल्कुल इजी पैसेज है जी, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं तो हमारा आंसर है राइट डी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द गेम साइटेड बाय द ऑथर इज. हॉकी गेम को साइट कर रहे हैं वहां पे. साइट मतलब देना होता है, कोट करना. फुटबॉल का रेफरेंस है, टेनिस का रेफरेंस है, क्रिकेट का या हॉकी का है. तो देख लेते हैं पैसेज में क्या रेफरेंस गिवन है, मतलब कौन सी गेम का रेफरेंस गिवन है. ठीक है, आगे बोल रहे हैं इन टेनिस. In tennis, our eyes see the ball coming, judge its speed and direction, and pass the information on to the brain. He brain then has to decide what to do, and so on, so that the ball is met and hit back where it ought to go. ठीक है, तो मतलब टेनिस का रेफरेंस है यहाँ पे. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा जी हमारा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर बी. कौन सी गेम का रेफरेंस गिवन है? टेनिस का. नेक्स्ट, in tennis what is to be done is decided by the umpire's action, the audience reaction, the player's brain, the player's heart. right? तो ये फिर आपको यहां पे आप देख सकते हो, मतलब हर चीज का रेफरेंस आपको मिल ही रहा है, इस पैसेज में कुछ है नहीं. ठीक है, it ought to go, all this must happen with very great speed and only those who have had a lot of practice at tennis can carry out this complicated chain of events successfully. For those who work with brains, ये देखो brains बोल रहा है, most of the day. ठीक है, the practice of such skills is especially useful. तो brain वाली ऑप्शन जाएगी इसमें, right? The player's brain, C. तो ये 5 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट बोल रहा है given below are a few words printed in bold. Under each word there are 4 choices. Choose one out of those choices that is an antonym. मतलब ऑपोजिट वर्ड आपको देना है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वर्ड है ट्रम्पेट. तो ट्रम्पेट का जो ऑपोजिट जाएगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर ए. ट्रम्पेट का मीनिंग जीत होता है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. कम टू द नेक्स्ट. इसका भी सिमिलरली सेम हमें ऑपोजिट ही पूछा गया. इंसोलेंस का ऑपोजिट बनेगा आपका दैट इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी होती है शर्म. ठीक है, मीकनेस तो पुअर होता है, पीटी आपको पता है दया होता है, मॉडरेट जो एवरेज लेवल का होता है. नेक्स्ट बोला फाइंड आउट द पार्ट विच इज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4th. तो क्वेश्चन बोला आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश. अब ये जो हैव वर्ब होंदी है जी, जे इदा यूज तुसी एज ए पोजेशन च करदे पए हो, पोजेशन. ठीक है, जहां पे एक्टिविटी नहीं होती है तो यदि आईएनजी फॉर्म नहीं होती. सो आई नो इज हैविंग की जगह यहां पे गल होना चाहिए ही हैज. आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स. तो ऑप्शन बनेगा हमारा इसका फर्स्ट. आई नो ही इज हैविंग, ये रॉन्ग है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है. पोजेशन है, आप बोलते हो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हियर, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स हियर, तो ये गलत है पहला ऑप्शन. नेक्स्ट, our country need a number of self-sacrificing and devoted political leaders, right? तो सेम वही है, एरर वाला पार्ट ढूंढना है हमें. तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि our country जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर. जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का होता है स्टूडेंट्स, तो हमें एस और एस का फॉर्मूला वहां पे लगाना पड़ता है, V5 यूज करनी पड़ती है वर्ब की 5th फॉर्म. सो जैसे ही गोज तुसी कहंदे शी प्लेज बोलदे हो, शी प्ले नहीं ਹੁੰਦਾ ना, तो सिंगुलर है इत्थे सब्जेक्ट. आर कंट्री मतलब साडा जिहड़ा देश है तो वो एक देश है, तो नीड्स आऊगा इत्थे. आगे देखियो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट 1, 2 and 3 विच में इंप्रूव द सेंटेंस. इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. शी इंसिस्टेड टू. ठीक है, तो यहां पे थोड़ा ये अंडरलाइन होना चाहिए था, किया नहीं है. सो इंसिस्टेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड cautioned her on it. ठीक है, cautioned होता है मतलब थोड़ा सावधानी. तो insisted to नहीं होता स्टूडेंट्स, insisted के साथ फिक्स्ड preposition on लगती है और preposition के बाद फिर gerund फॉर्म आती है. she insisted on going. तो राइट आंसर फर्स्ट बनेगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. herself saw the thief. तो herself saw the thief. ठीक है, सेम वही है, इंप्रूवमेंट वाला ही सवाल है ये भी. तो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपने देखना है क्या ये सही है, तो आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा. तो क्या कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई स्टेटमेंट तुसी स्टार्ट कर सकते हो, तो आंसर है जी नहीं, नो.
ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हर सेल्फ है, माई सेल्फ हुंदा है, देम सेल्फ हुंदा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एंड च लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो शी हर सेल्फ हो सकता है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, बट हर सेल्फ तुसी लिख नहीं सकते हो। तो आंसर ਇਹਦਾ बी है जी। चलो आगे देखिए जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये जंबलिंग का है, ठीक है। आपको जो है PQRS को अरेंज करना है। दीज 4 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। मतलब ये जो 4 वाक्य हैं ये प्रॉपर ऑर्डर च नहीं दिते गए। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। तो एक बार तुसी देखियो जरा इधर की हो सकता है, मतलब की आंसर इधर तुसी बना सकते हो। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? PQRS, ठीक है, ऐसे दे रहा है सीक्वेंस में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सो व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। 2 ऑप्शन, एक आर तो स्टार्ट कर दे, एक एस। तो आर वाली देख ली है, नो टाइम टू सी, ये नहीं होना, ये गलत है। एस, एंड व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। इस वाक्य का इस दे नाल कोई लिंक नहीं बनता पाया। तो एस वाली स्टेटमेंट भी मतलब एक क्यू तो स्टार्ट होएगा। हुन क्यू, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, क्यू वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेट, ये ठीक है क्यू। बट इस तो बाद की ऐसा होगा, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो नो टाइम टू स्टैंड एंड बीनीथ, नो वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेट, फिर एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज, मतलब क्यू द आंसर इदे नाल लिंक नहीं बनता पे एस दे नाल। तो बी भी कटे गया, आंसर है ए, ठीक है। तो राइट बनेगा क्यू तो बाद पी आना है जी ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। नो टाइम टू सी, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेट, फिर पी आएगा, नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टैंड बीनीथ द बोज, ठीक है। फिर एस आएगा, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, आर नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। तो मतलब ये थोड़ी पोइट्री की लाइन है, जब ग्रास आ रहा है, पास आ रहा है, ग्रास आ रहा है, काउज आ रहा है, बोज आ रहा है, ये वो राइम स्कीम बन रही है यहाँ पे। तो ये पोइट्री से रिलेटेड था, तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पी, व्हेन माय फ्रेंड आर आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट, ये यहां से बनेगा। अ फ्यू डेज लेटर आई, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ इसमें एस वी और ओ वाला रूल हमेशा लगाना आपने, एस वी ओ फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो अ फ्यू डेज लेटर आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैड टू गो दैट राइट। तो आर एस क्यू पी। A few days later, I was working on a report that had to go that night, ठीक है, that night when my friend walked into my house। तो आंसर है इसका डी, राइट आंसर डी बने। नेक्स्ट, अब ये आपको इंडायरेक्ट स्पीच देनी है यहाँ पे। व्हाट डिड यू सी, पहले तो टेंस पहचान लो, ठीक है। एट द साउथ पोल अशोक आस्क्ड अनिल। तो अशोक आस्क्ड अनिल, ठीक है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो इफ नहीं आता, इसमें कट गया। WH में तो बीच में कुछ लगाते नहीं, हेल्पिंग वर्ब में इफ आता है, हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप में, ठीक है जी। तो डिड और सी लगा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। सो अशोक आस्क्ड अनिल व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। दिस है तो एट द साउथ पोल, तो ये आंसर बी है, ठीक है। अशोक आस्क्ड अनिल व्हाट डिड, यहां टेंस नहीं बदल रहा, यहां पे टेंस उल्टा बदल रहा है, अफर्मेटिव कर रहा है इंट्रोगेटिव को, जब किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सो डिड प्लस V1 को हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करना पड़ता है इंडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, आगे वो रहा मिसस्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, ठीक है। तो इसका मिसस्पेल्ट वर्ड जो है रिस्प्लेंडेंस बनेगा, राइट, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें RESPLENDENCE बनेगा, रिस्प्लेंडेंस, राइट। और तो एक लास्ट वो रहा हु हैड कंसीव्ड द आइडिया ऑफ ग्राफिकल, ये शायद कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया बीच में। तो हमारे क्वेश्चन जो यहीं तक थे इंग्लिश के, ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस डाल दिए गलती से बाय मिस्टेक। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट यहां तक था इंग्लिश का। तो आज के इस सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।